बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर यासिर गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 1 to 1। नाज़रीन इकराम, आज दो इशूज़ पे आपके ऊपर बात करनी है। एक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 तारीख का प्रोटेस्ट का ऐलान किया था इस्लामाबाद डी चौक में, वो और उसको मुलतवी कर देना, उस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ की जा रही हैं और PTI के रैंक एंड फाइल में बड़ी बेचैनी भी पाई जाती है। और दूसरा, इस सारी सिचुएशन के अंदर जो सबसे अहम सूरत हाल बनी हुई है वो है आइनी तरमीम, तो उसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डी चौक के ऊपर एहतजाज की कॉल दी, बुनियादी तौर पे 3 अक्टूबर के बाद से लेके इमरान खान साहब तक किसी भी किस्म की रसाई जो है वो नहीं दी गई है। ना डॉक्टर्स की रसाई दी गई है, ना ज़ाती मौलजीन की, ना उनके फैमिली मेम्बर्स की, ना वकला की, और ना ही पॉलिटिकल जो लीडर्स मिलते हैं, जो सियासी कायदीन है या दीगर जो मुलाकाती होते हैं खान साहब की, जिनकी फहरिस्त देते हैं उनके अतबार से, तो किसी एक की भी मुलाकात नहीं की जा रही है। और इसी दौरान कई किस्म की क्यासरियाँ की जाती रही हैं और जिनमें काफ़ी किस्म की खबरें हैं कि उनके सेल की लाइट बंद कर दी गई, काफ़ी दिनों से वो रोशनी को भी नहीं देख सके, और जो डेथ सेल है जो तकरीबन 7/11 साढ़े 11 का होता है, और उसको भी कुछ देर के लिए खोला जाता है। बाहर जो 3-4 एरिया बना होता है, पैरा उसको कहते हैं, उसमें वो वॉक कर लिया करते थे, वो भी नहीं खोला गया, सिर्फ 7/12 में मुसलसल रखा जा रहा है। इस किस्म के और भी, और उनके कान में इन्फेक्शन भी चला आ रहा था और उस हवाले से परेशानी की सूरत हाल थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने यह फैसला किया था कि हम डी चौक में एहतजाज करेंगे, लेकिन साथ एक शर्त रखी थी कि हमें खान साहब की फैमिली को या डॉक्टर्स को या किसी ज़िम्मेदार को खान साहब तक रसाई दे दी जाए, बुनियादी तौर पे उनके मेडिकली फिटनेस के तौर पे और उनकी वेल बीइंग के तौर पे हमें खबर चाहिए थी, जिसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिव्यू किया गया। लेकिन बदकिस्मती से यूँ कहिए कि सारी चीज़ों को वन वे और द अदर प्लान कर दिया गया, लिंगर ऑन कर दिया गया 17-18 तारीख तक, कि उसके बाद करेंगे, वहाँ पे भी उसको डिसमिस करके वहाँ तक ले जाया गया। इस असना में क्योंकि SCO जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से, सहाफ़ती शख्सियात की जानिब से, और बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलाइज़ हैं, इस वक्त जो अपोजिशन एलाइज़ हैं, उनकी तरफ से भी, महमूद चकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो एलाइज़ हैं, उनकी तरफ से भी ये सजेशन दी गई, मशवरा दिया गया कि इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना प्रोटेस्ट जो है वो कॉल ऑफ कर लेना चाहिए। इस पे बड़ी पार्टी के अंदर दो राय थी, और यकीनन पार्टी के अंदर बहस मुबाहिसा होता है और ये पार्टी को मसर होता है, लेकिन उस बहस मुबाहिसे को लीक आउट करना, बाहर बताना और ख़ास प्रोपोगंडे के लिए यूज़ करना, ये एक नेगेटिव चीज़ है। लेकिन उस बहस मुबाहिसे में जब तफसीलन बात हुई और बेहतर, मेरी नज़र में तो यूँ समझिए कि एक बेहतर फ़ैसला किया गया, क्योंकि उससे पहले बैरिस्टर गौहर ने एक लेटर भी लिखा मोहसिन नकवी को कि हमें सिर्फ वेल बीइंग चाहिए, आप रसाई दे दें। और फिर जब मोहसिन नकवी की जानिब से वज़ीर दाखिला जो असल हुक्मरान है उनकी जानिब से जब ये कहा गया कि कल डॉक्टर्स को रसाई दे दी जाएगी, और अभी जब मैं आपसे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तक अभी रसाई नहीं दी गई है, ये उनकी बदनीति भी नज़र आती है। जबकि कल रात को सियासी कमेटी ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ऐलान किया, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, उन्होंने कहा कि हमने फिर भी खैर सगाली के तौर पे ये इन चीज़ों को देखते हुए कि कल खान साहब की मुलाकात करवा दी जाएगी डॉक्टर्स के साथ, और उसके बाद इस वजह से हम ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर रहे हैं। इस चीज़ को बहुत सारे सहाफ़ियों ने कहा कि इस वक्त के तनाजुर में ये चीज़ बेहतर है। हालांकि बहुत सारे हमारे PTI के रैंक एंड फाइल ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया कि खान साहब की जान और खान साहब की ज़िंदगी हमारे लिए सबसे अहम है, और वो भी किसी हद तक जायज़ बात है। लेकिन हुकूमत इसी चीज़ को अभी तक जो है वो नॉन सीरियस ले रही है, या कोई भाम पैदा करते हुए शुकुक व शबात पैदा कर रही है, और ये जो डायरेक्शन है, ये जो इस चीज़ का जो ज़िम्मा है वो भी हुकूमत के पास जा रहा है। जो डॉक्टर हैं शौकत खानम की जो ज़ाती मौलज हैं, कल वो एयरपोर्ट से सीधे वहाँ पहुँचे थे, उनको शाम तक वहाँ पे रहे, मिलने की इजाज़त नहीं थी। कहा जा रहा है कि आज 2:30 बजे का टाइम उन्हें दिया गया था। जब गए हैं तो फिर उन्हें बताया गया कि सिर्फ पिम्स के डॉक्टर्स का नाम है, इनका नहीं है, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो उनके पास कार्ड नहीं था, जबकि उन्होंने खुद कहा कि कार्ड की बात नहीं, मुझे कहा कि आप तक रसाई की इजाज़त नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस भाम को फौरी तौर पे ख़त्म करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जुमाइमा खान ने भी एक ट्वीट किया है और इन तमाम खदशात का इजहार किया है, और हुकूमत को अपनी हटदर्मी ख़त्म करते हुए इस चीज़ को फ्रंट फुट पे लेके इस चीज़ को सबसे पहले टैकल करना चाहिए। जब बहुत सारे मेहमान पाकिस्तान में अगर मौजूद हैं, अगर PTI ने एक स्टेप वापस लिया है बहुत सारे हमारे दीन के कहने पे, तो अब हुकूमत को थोड़ी सी सीरियसनेस दिखा के, क्योंकि उनका कंसर्न और हमारा कंसर्न इमरान खान साहब की
सेहत के बारे में, उनकी वेल बीइंग के बारे में, कोई वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन अभी फौरी तौर पे तो नहीं हो रही है। मेरी नज़र में इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो मेरी एक पॉलिटिकल एक असेसमेंट है, जिस तरह मैं खान साहब को जानता हूँ, खान साहब ने एहतजाज का अगर कहना तो उन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं कहना कि मुझे बाहर निकाला जाए। वो तो पहले से कह रहे हैं कि मैं अपने केसेस को कोर्ट ऑफ लॉ में डील करते हुए बाहर आऊँगा, किसी और डील की शक्ल में नहीं आऊँगा। और उनकी तमाम मुकदमात में सवाए एक की ज़मानत भी हो चुकी हुई है, और बुशरा बीबी की भी आलमोस्ट जो इन्होंने तरमीम की है नैब वाली, अगर वो तरमीम को इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो तो ऑलरेडी बेल पे हैं, लेकिन उनको भी गैर कानूनी तौर पे अंदर रखा हुआ है। तो खान साहब तो ये ऑलरेडी कह रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे। मेरी नज़र में खान साहब ने जो प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, और आपको याद होगा उन्होंने कहा था अगर हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन हमने इस आईनी तरमीम के लिए प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, एहतजाज हमारा हक है। जब भी खान साहब से मुलाकात होगी और पिछली जो बातें बताई जाएंगी, जिसमें डी चौक में बहुत सारे लोग पहुंचे, फिर अली अमीन गंडापुर वाला जो एक एपिसोड चला, मैं भी उन दिनों जेल में था, कुछ सूरत आपने भी देखी कि क्या सिनेरियो रहा, लेकिन वो जो सारा प्रोसेस था उस दौरान उसके ऊपर भी कुछ बात होगी। और फिर उसके बाद खान साहब वाज़े तौर पर हिदायत यही देंगे कि इस आइनी तरमीम को किसी तौर पर नहीं होने देना, और पाकिस्तान की आवाम को कॉल देंगे कि पाकिस्तान की आवाम निकले अपने मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि ये काली तरमीम है, इंसाफ को बिल्कुल सबोताज करने की तरमीम है, अदालती निज़ाम को काबू करने की तरमीम है। अगर ये कर ली गई तो पाकिस्तान में जो उम्मीद थोड़ी बहुत बाकी है वो हमें अदलिया से ही मिलती है। जिस तरह से 6 जजेस ने हिम्मत दिखाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, फिर 8 जजेस ने जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो कुछ जजेस जो हैं जब खड़े होते हैं तो वहाँ से फिर हमें हिम्मत मिलती है, और यही बुनियादी तौर पे एक असूल है। तो असल चीज़ मुझे जो लगा कि जो मेरी असेसमेंट है कि जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और इसको 17-18 को गालिबन गवर्नमेंट का प्लान है किसी ना किसी तरीके से उसको मंजूर करवाने का, और उस वक़्त तक के लिए मुलाकात को मौखर करना, ये उनका एक प्रोग्राम लगता है, जो मेरी असेसमेंट है। अल्लाह करे उनकी सेहत ठीक हो, और वो बड़े मजबूत हिसाब के मालिक हैं, जिस्मानी तौर पर माशाल्लाह फिट हैं, अल्लाह करे वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब भी हैं। जी, अब आते हैं आइनी तरमीम। मैंने जैसे बताया कि असल चीज़ ये आइनी तरमीम है। बुनियादी तौर पे इस आइनी तरमीम के अंदर आइन का पूरा ढांचा बदलने की बात की जा रही है। इसके लिए किस हद तक पापड़ बेले गए हैं, मैं 2-3 चीज़ें सिर्फ आपको बता दूं। बुनियादी तौर पे ये होता है कि अदलिया एक आज़ाद है, अलग एक सेगमेंट है, एक सतून है और आज़ाद है। एग्जेक्टिव है जिसने अमल दरामद करना है, हुकूमती मशीनरी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे आपका जो एक पुलिस वाला है, ये किसी भी डिपार्टमेंट का जो काम करने वाले लोग हैं, जो सरकारी तनख्वाह लेके काम करने वाले लोग होते हैं, आमतौर पे हुकूमत के कवानीन के मुताबिक वो लोग हैं, एग्जेक्टिव उसमें कहलाती है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि मुकन्नना, जो आपके पार्लियामेंटेरियंस होते हैं जिन्होंने कानून साजी करनी होती है। तो ये तीनों अलग अलग सेगमेंट्स हैं, और तीनों की बैलेंस ऑफ पावर्स है, तीनों की अलग हैसियत है। लेकिन इस आइन के अंदर इस जो तरमीम की जा रही हैं उसमें इस बैलेंस ऑफ पावर को ख़त्म करने की बात की गई है। बुनियादी तौर पे आइन के जो बुनियादी ढांचा है, जो दिबाचा है, उसके अंदर भी ये है कि अदलिया, आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अदलिया किसी के अंडर नहीं होगी, और ये ना सिर्फ हमारे दिबाचे में है, बल्कि अगर आप देखें इस्लामी जो तारीख़ है उसके अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ फ़ैसले होते रहे, लेकिन बुनियादी प्रिंसिपल जो है जिसके ऊपर जोर दिया जाता रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आप कुछ फैसले किया करते थे, उसके बाद जो काजी मुकर्रर कर दिया गया और खुलफाए राशिदीन अदालत में पहुँचते रहे, तो वो काजी एक अलग से पावरमेंट है, अदलिया की एक अलग से एम्पावरमेंट है। ये हम वो प्रिंसिपल भी वहाँ से आता है। और ये हमारा जो आइन है 1973 का जो मुतफ़िका आइन है, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम ने कि जो लीडर्स हैं उस वक्त के उन्होंने दस्तखत किया, और ये एक हमारे पास बड़ा मेन डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर खड़ी सारी की सारी ये इमारत खड़ी है। और इसी का जो दिबाचा करारदाद मुकासद है, और ये भी कहा गया कि इसको कभी भी नहीं हटाया जा सकता, उसके अंदर भी ये बड़ा वाज़ेह तौर पे है अदलिया की आज़ादी की बात की गई है कि एग्जेक्टिव इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी, हुकूमत इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें जो अब आइनी तरमीम की जा रही हैं, ये बुनियादी तौर पर 1973 के आइन की जो रूह है, जो कि उसके दिबाचे में मेंशन है, जो उसके करारदाद मुकासद में मेंशन है, इसके ऊपर सुमेर शहबाज खोसा साहब ने, जो एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा है और इसकी तफसील से बताया कि ये बुनियादी तौर पे उन बेसिक्स के साथ मुतसादम है और आइन की शक्ल चेंज करने के बराबर है। 2 वाक़यात सिर्फ आपके सामने रखता हूँ। जिस तरह से ये आइनी तरमीम इन्होंने की हैं,
आपको याद होगा कि जब ये 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों का फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दी जाएंगी, तो उस फैसले के बाद अब ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने एक अक्सरियती फैसला दिया। तो अक्सरियती फैसले के बाद फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने इस पर अमल दरामद करना था। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। ये वाज़े रहे, एक्ट जो होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, और जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए अमेंडमेंट के लिए कोई चीज़ पास करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो आइन हमेशा से सुपीरियर है। एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। आपने रूटीन की जो कार्रवाइयाँ करनी हैं वो मुकन्ना के लोगों से की अक्सरियत से फैसले करते हैं। तो एक्ट कभी भी आइन को ओवर रूल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे इनकी बदनीति देखिए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल जो केस था उसमें ये फैसला कर दिया कि ये सीटें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी हकदार है। ज़ाहिर है जिसको वोट मिलना है उन्हीं के वोट के तनासब से वो एक मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को मिलनी है। तो इन लोगों ने सादा अक्सरियत के साथ एक एक्ट पास किया और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, और बड़ा गोंडा सा फैसला कि जनाब अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ भी गया है तो वो भी नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट फैसला, ये एक्ट उससे ऊपर चला जाएगा। यानी ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अदलिया की आज़ादी की बात वो आइन के अंदर मौजूद है। लेकिन इस एक्ट में इन्होंने ये लिख दिया, और वो लिखा जो इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2024 था कि ये 2017 से जब से बना है उस वक्त से लागू होगा। यानी पिछले अगर मैच खेल लिया आपने, मैच में वो कवानीन नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो कवानीन लगाएंगे तो लिहाजा वो नो बॉल थी या फलां थी तो वो भी स्कोर गिना जाएगा। तो पिछले जो मैच हो चुका है उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें इन्होंने शामिल की कि 2024 से ये एक्ट लागू होगा। और फिर उसके अंदर इन्होंने कहा कि वो क्योंकि पीटीआई के पार्टी के तौर पे शुरू से जब बैठ ख़त्म कर दिया गया था तो फौरी तौर पे एक पार्लिमानी पार्टी चाहिए थी, सुन्नी तहरीक के एफिडेविट्स दिए थे। तो उन्होंने कहा इस एक्ट में कि क्योंकि पहले जो दे दिए गए हैं वही रहेंगे, पार्टियां चेंज नहीं कर सकेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि जिसने अपने नॉमिनेशन पेपर में अगर पीटीआई लिखा है तो वो पीटीआई का होगा, और जिन्होंने इस खदशे की बिना पे क्योंकि हमें पार्टी में नहीं रखा जा रहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ये पेपर जमा करवाए क्योंकि वो कन्फ्यूजन थी, उस दौरान उनको एक मौका दिया कि आप वेल थॉट ओवर फैसला करें कि आपने किस जमात की तरफ से जाना है, और सारे जब लोगों ने पीटीआई का फैसला करवाया। तो 39 के करीब तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जिनके नॉमिनेशन पेपर्स पे ये लिखा हुआ था कि वो पीटीआई के हैं, और बाकियों को 41 ने जो जमा करवाए हैं उनके हवाले से ये इशू था। तो जो पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया जिसे आसिफ जरदारी ने साइन भी कर दिया सदर ने, और फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया, और अभी भी इलेक्शन कमीशन में वो रोलिंग स्टोन बना हुआ है। कभी वो सुप्रीम कोर्ट को पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अपने फैसला कर दिया है। लेकिन स्पीकर रियाज सादिक साहब जो कि बज़ाहिर बड़ी शराफत रखते हुए शो करते हैं कि मैंने जनाब बड़े अच्छे तरीके से उसको चला रहा हूँ, वो बार बार लेटर लिख रहे हैं कि फौरी तौर पे मखसूस नशिस्तों का फैसला करें। तो ये एक है कि आप किस तरह से आइन को ओवर रूल करते हैं, ये इन्होंने एक्ट के ज़रिए किया। दूसरी मिसाल थी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, यानी जब इलेक्शन चोरी होता है, जो इलेक्शन चोरी करने वाले लोग हैं, वोट चोर हैं। अभी ये हुआ है कि 17 सीटों वाले असेंबली में बैठे हुए हैं, अल्लाह के 99 नामों के नीचे हलफ लेके हुकूमत कर रहे हैं, और जो अवाम के मैंडेट वाले हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा वोट मिला और जो जेन्युइन जीते हुए लोग हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। तो इस तनाज़े को एक लेके जाया जाता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, यानी इन वोट चोरों के खिलाफ जो दरख्वास्त आपने देनी है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में देनी है, जहाँ पे हाई कोर्ट के जो सर्विंग जजेस होते हैं उनके ऊपर बंद है। तो ये क्लैश आया कि वो जजेस कैसे बनेंगे। असल में रूल था कि इलेक्शन कमीशन ने मशावरत करनी है मुतलका चीफ जस्टिस से, अगर पंजाब के केसेस हैं तो पंजाब के चीफ जस्टिस से, अगर फेडरल के केस हैं तो फेडरल के इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से। मशावरत के बाद मीनिंगफुल मशावरत है, और मीनिंगफुल मशावरत में चीफ जस्टिस का पलड़ा भारी होता है, वो जो नाम देगा, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस साहब ने कुछ और नाम दिए थे, सिर्फ 4 नाम थे, केसेस ज़्यादा थे। तो शहजाद अहमद खान साहब ने जब 8 नाम दिए तो ये इशू बन गया, और इलेक्शन कमीशन चला गया काजी साहब की अदालत में कि जनाब ये तो हमारा मौक़िफ़ है, हमने हमारा राइट है, हमने देना है। मैं उस हेयरिंग में खुद भी मौजूद था, तो उस वक्त भी रिटायर्ड जजेस की बात हुई, ये खबर चल निकली थी कि गवर्नमेंट एक और एक्ट पास कर रही है कि जनाब ये मौजूदा की बजाय पुराने रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन एक्ट के लिए लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। अब ये देखें ना, अगर फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ है तो गवर्नमेंट को पता है कि इलेक्शन चोरी किया है, तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी का जज लगा के उसके पास ये केस भेज दे। तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि उस वक्त काजी फायज ईसा ने जो कमेंट्स में कहा कि अटॉर्नी जनरल को कहा कि ये तो आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं कि आप उनको भेज रहे हैं। लेकिन जब वो केस पेंडिंग में रहा और दोबारा चला तो मीनवाइल एक्ट पास हुआ, और फिर वो एक्ट पास हुआ
कि इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा, उसी ने ही जजेस को नॉमिनेट करना है। वो मौजूदा जजेस को भी कर सकता है और रिटायर्ड जजेस को भी कर सकता है, और जो मुशावरत है वो उसने करनी तो है, लेकिन हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन का ही होगा। तो ये काजी साहब ने एक मरतबा फिर सहूलतकारी की इस इलेक्शन को चुराने की, जिस तरह से इंतखाबी निशान छीनने की आज तक वो सफाई दे रहे हैं। और उसके बाद उस इंतखाबी जो इलेक्शन चोरी के जो केसेस हैं, जो मैंडेट पर डाका डालने के जो केसेस हैं, इन चोरों और मैंडेट डाकुओं के खिलाफ जो केसेस हैं, उनमें भी काजी फायज ईसा ने मुकम्मल सहूलतकारी करते हुए इलेक्शन कमीशन को बहाल वापस भेज दिया। और इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से कुछ जो पहले 4 जजेस थे सर्विंग पहले उन्होंने खुद नोटिफाई किए थे वो भी रखे हैं, और 4 नए जजेस का इजाफा कर दिया जो कि रिटायर्ड जजेस हैं। और लाहौर में जो केसेस हैं जिसमें नवाज शरीफ का हल्का है, मरीम नवाज का है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, वो जो अहम इस तरह के हल्के हैं वो सारे के सारे तकरीबन रिटायर्ड जज को दे दिए। वैसे नाजरीन को बताता चलूँ, क्योंकि मुझे भी इलेक्शन से बाहर किया गया वोट चोर समीउल्लाह खान ने, तो मैं भी समीउल्लाह खान के खिलाफ इस वोट चोरी का केस लेकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मौजूद हूँ। लेकिन मेरा केस जो पहले वाले हमारे जज थे जिससे सुल्तान तनवीर साहब है उन्हीं के पास है, मुझे फिर भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये 2 एक्ट जो किए, ये आपको सिर्फ बताने का मकसद ये था कि इस तरह से गवर्नमेंट इस तरह के एक्ट्स बना के आइन को पामाल करती है। तो फिर तो ये है कि कोई भी फैसला अगर जाएगा तो पार्लियामेंट सिंपल एक्ट बना के इसको जो मर्जी कर सकती है। यानी उन्होंने तो एक्ट के अभी भी फैसले ले लिए। क्यों ले लिए? क्योंकि उनके लिए सबसे बड़े सहूलतकार काजी फायज ईसा कोर्ट में मौजूद थे। और काजी फायज ईसा ने इन फैसलों के लिए क्या किया, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है कि बेंच अगर बनना है तो काजी फायज ईसा और जो दूसरे 2 सीनियर जजेस हैं उन्होंने मिलकर बनाना है। उसके अंदर काजी फायज ईसा थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे जो थी। तो वो दोनों की अक्सरियत थी, वो बेंच बेहतर बना रहे थे। काजी साहब यहाँ पे परेशान हुए तो इन्होंने आपस में सहूलतकारी करके प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस में अमेंडमेंट करवाई, वो भी पार्लियामेंट से अमेंडमेंट करवाई कि अपनी मर्जी के बेंच बना सकें। और उसी दिन जिस दिन एक्ट पास हुआ, काजी साहब ने ये बेंचेस बना के, ये जो मैंने आपको फैसले बताए, फटाफट अपनी मर्जी के बेंच बना के ये फैसले कर दिए। और तीसरा एक और बड़ा अहम फैसला कर दिया 63A का। अब 63A का क्या है, ये भी पाकिस्तानी कौम को समझने की ज़रूरत है। यानी इतना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। 63A में ये है कि इससे पहले ये मौजूद था कि अगर पार्लियामानी पार्टी है, PTI है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उसका जो पार्लियामानी लीडर है वो हदायत देता है कि आपने इस बिल के हक में वोट देना है, तो सारे हक में वोट देंगे। अगर वो उसके खिलाफ वोट देगा तो वो पार्टी की डायरेक्शन से, पार्टी से आउट हो जाएगा, वो डी-सीट हो जाएगा, वो मेंबर नहीं रहेगा, उधर दोबारा इलेक्शन होगा। तो वो MNAs और MPs बाउंड थे पार्टी की हिदायत मानने पे। और इससे पहले जब ये कानून नहीं हुआ करता था, अब माजी में देखें स्पीचेस देखें बिलावल की और शहबाज शरीफ की, तो वो कहते थे कि मंडी लगी हुई है, लोगों को ख़रीदा जा रहा है, हमारे लोग तोड़े जा रहे हैं। तो ये जो मंडी लगती थी MNAs MPs की खरीदने की, उसको रोकने के लिए 63A लाया गया था। लेकिन काजी फायज ईसा ने फिर से इस सारी रजीम की पूरी तरह से इसकी हमायत करते हुए, इनकी सहूलतकारी करते हुए 63A वाली जो अपील थी गवर्नमेंट की वो मान ली, यानी बेलगाम छोड़ दिया, मंडी लगा दी। अब जिस मर्जी MNA MPA को वो पार्टी की हिदायत के खिलाफ भी अगर वोट दे तो वो उसकी डी-सीट नहीं होगा। और उसके बाद से क्या हुआ है आप देखें कि जब 8 फरवरी के बाद जब इलेक्शन में लोगों को तोड़ा जा रहा था, PTI से हटाया जा रहा था, उसी तरह का जुल्म सितम PTI के जीते हुए लोग हैं जिन्होंने वोट डालना है इलेक्शन के अंदर। कौमी असम्बली में और सेनेट में मखसूस लोगों को टारगेट किया गया है और उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। मुबीन आरिफ जट के अब देख लें, उसके घर में उसके वालिद ने कहा कि मैं खुदसोजी कर लूँगा, इतना जुल्म किया जा रहा है। शफकत अवान सरगोदा से MNA, उनके घरों में जुल्म सितम किया जा रहा है। सैफुल्लाह अबरू की खबर है कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। अच्छा, हुकूमत खुद कह रही है कि PTI ने अपने लोगों को अगवा किया हुआ है। तो ये आपको क्या ज़रूरत है? पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, वो शफकत अवान के मैनेजर के, भट्टे के मैनेजर को कह के ये उसका मामू कह रहा है कि मेरा भतीजा MNA को अगवा किया हुआ है। तो वो उसने बताया कि वो तो मेरे बर्थडे का मैनेजर है। तो ये पूरी की पूरी गेम जो आपको है, डर्टी जो गेम है, डर्टी पॉलिटिक्स है, वो समझ आ जाती है कि इस तरीके से काजी फायज ईसा ने किस तरह से इनकी सहूलतकारी करते हुए और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को सत्यानाश करते हुए तहस नहस किया, ये आपके सामने है। अब कई इस आईनी तरमीम के अंदर अभी भी इनके पास वोट पूरे नहीं हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। देखें, जो बंदा अच्छा काम करे उसको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और उन्होंने कल कराची में तो जाके बड़ी ज़बरदस्त तकरीर भी की
उन्होंने कहा कि मेरे पास जब आए वोट मांगने के लिए रात के अंधेरे में, तो मैंने कहा किस चीज़ के वोट मांगने, मुझे बताओ तो सही, यानी जो अमेंडमेंट्स करनी है, जो आपने तब्दीलियाँ लानी है वो तो बताओ। तो उनके पास कोई मुसवदा ही नहीं था। अगले दिन उन्होंने कहा काले कागज़ के अंदर जो मुसवदा है उसमें काली तरमीम थी जो कि 1973 के आइन के खिलाफ थी। तो उन्होंने कहा कि भुट्टो ने ये आइन पास करवाया जिसमें मुफ्ती महमूद और शाह अहमद नूरानी और बहुत सारे उस वक़्त के काबरीन के दस्तखत थे जो असम्बली के मेंबरान थे, लेकिन उन्होंने कहा भुट्टो का जो नवासा है अब सबसे ज़्यादा जोर वही लगा रहा है। मुझे कहने दीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बातों की जो है वो कहते हैं कि उसमें तो बड़ी ज़बरदस्त बातें उनकी जितनी भी है आइन और कानून की हैं, लेकिन उनका अमल जो है उसका टोटली उलट है। सबसे बड़ा मुनाफिकाना रवैया अगर किसी का है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, बिलावल भुट्टो और उसकी पार्टी का इसके अंदर रहा। अब ये सूरत हाल बन गई है। इन तरामीम के अंदर क्या होगा, इसके अलावा दो बड़े मशहूर केसेस थे, जैसे मैंने बताया कि पहले बताया कि आपको दिबाचे में भी ये लिखा हुआ है, करारदाद मकासद भी है और ये अलग अलग होगा। और ये बड़ा वाज़ेह है कि आर्टिकल आइन का आर्टिकल 175 है, फिर 75A, B, 1, 2, 3 जो है वो मुकम्मल तौर पे वाज़ेह करते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होनी है और जजेस में बनना ऑपरेट कैसे करना है, उनका इंतजामी ढांचा कैसे होगा अदालतों का, और वो इस तरह से होगा कि उसके ऊपर एग्जैक्टिव असरअंदाज ना हो, हुकूमत असरअंदाज ना हो या पार्लिमान उस तरह से असरअंदाज ना हो। तो ये सारी चीज़ें आइन में मौजूद हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के आइन के जो रूह है, दिबाचा है, उसकी भी खिलाफवर्जी की जा रही है। करारदाद मकासद में जो पॉइंट्स हैं उनकी खिलाफवर्जी भी की जा रही है। फिर जो 175 का आर्टिकल है आइन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, उसकी खिलाफवर्जी भी की जा रही है। और इसके अलावा आइन के अंदर हमेशा से ये होता है कि कोई बड़े फैसले आ जाते हैं, उन फैसलों की नज़ीर दी जाती है। तो एक फैसला था अल-जहाज ट्रस्ट केस 1996 में। अल-जहाज ट्रस्ट केस में ये कहा गया था कि जो जजेस की तकर्रियाँ हैं वो मेरिट पे होंगी और एग्जैक्टिव का कोई रोल नहीं होगा, ये भी था। और उसकी इसी की तरह से रावलपिंडी बार एसोसिएशन का एक फैसला था 2009 का, उसमें भी ये चीज़ थी कि अदलिया को एग्जैक्टिव के कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर आज़ाद रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की मुकम्मल तौर पर खिलाफवर्जी की जा रही है। अब क्या किया जा रहा है कि जजेस की अपॉइंटमेंट क्या होगी, पार्लिमानी कमेटी होगी, सियासतदान करेंगे। मुझे पसंद नहीं है, इलेक्शन चोरी का केस है, मुझे ये जज पसंद नहीं है, जैसे इस्लामाबाद में हुआ और लाहौर में भी मैंने बताया, तो मैं खुद ही पार्लिमानी कमेटी में हूँ, झूठे तरीके से अगर बन के आए हुए हैं तो अपनी मर्जी का जज लगाएंगे और उससे फैसले ले लेंगे। तो ये पूरी की अदलिया को कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, जिसको मर्जी पकड़ेंगे, जो मर्जी कर दिया जाएगा। तो यही इमरान खान कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ अगर रहेगा तो मुल्क के अंदर उम्मीद है, मुल्क के अंदर आगे जाने के चांसेस हैं। अगर ये काली तरामीम आ गई, काला कानून आ गया, तो ये पहले ही अंधेर नगरी कर रहे हैं। उन कवानीन की मौजूदगी में जितनी अंधेर नगरी पिछले 2.5-3 साल में पाकिस्तान में हुई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो इनको तो लीगल कवर देने की कोशिश करेंगे कि हम ये सब कुछ कर लेंगे। और बिलावल भुट्टो साहब इस काले कवानीन के अंदर सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मोहसिन नकवी तो चलो है ही ना, उसका तो आपको पता ही है कि वो कहाँ से है, क्या उसका तरीक़ाकार और किस तरह से है। तो बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल चीज़ ये है कि ये आइनी तरमीम ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं समझता हूँ कि अभी तक तो कुछ समझदारी से उन्होंने कोशिश की है, अपने कुछ पार्लियामेंटेरियंस को भी बचाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ MPs को मुसलसल प्रेशराइज किया जा रहा है। रियाज फतियाना की खबरें आ रही हैं, उनके बेटे को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, अगवा कर दिया गया, उनकी वालदा ने पंजाब असम्बली में जिस तरह से रोते हुए वो रुदात बयान की। फिर मैंने शफ़क़त अवान का बताया, जमशेद दस्ती के घर अटैक हुआ, और लोगों को जिस तरह से कहा जा रहा है। और हमारे MNAs बता रहे हैं, हल्फन बता रहे हैं, इकबाल अफरीदी का आज का बयान है, उसे 40 करोड़ रुपए तक की ऑफर की गई है कि आप हमें वोट दे दो, क्योंकि आपकी पार्टी तो चेंज हो ही रहेगी, आप MNA से डीसीट नहीं होगे। तो ये एक मंडी लगा दी गई है, क्या कहना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग का एक बाज़ार काजी साहब ने बाकायदा तौर पे खोल दिया है। लेकिन दूसरी तरफ वकला भी मैदान में निकले हुए हैं। हामिद खान एक बड़े ग्रुप को लीड करते हैं और बहुत सारे दूसरे वकला। आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कराची में एक कन्वेंशन था, सीनियर वकील हैं फैसल सदीकी, आपने देखा होगा अक्सर काजी साहब के सामने पेश होते थे। तो उन्होंने कहा कि ये सियासतदानों की तो कोई मजबूरी होगी, लेकिन हम इस पागल शख्स को कभी भी दोबारा नौकरी नहीं लेने देंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पे डायरेक्ट इस तरह से बातें की। अली अहमद कुर्द ने कहा कि ये जो मर्जी कर लें, हम ये नहीं होने देंगे। तो जो सेन वॉइसेस हैं, जो अक्लमंद आवाज़ें हैं वकला की तरफ से, PMLN के एक अहदेदार हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर हमारी पार्टी ने भी ये तरमीम की तो काला कोट इनके खिलाफ निकलेगा। तो ये पाकिस्तानी कौम भी निकलेगी, वकला भी निकलेंगे। अभी तक वकला ने निस्बतन मायूस किया, लेकिन अब वकला निकलना शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी कौम खड़ी होगी, क्योंकि कानून और की हुक्मरानी के लिए खड़े होने हैं। और इस सारे सिनेरियो में
फिर मैं एक बात बताऊं, अगर इमरान खान साहब से ये मुलाकात नहीं करने दे रहे तो इमरान खान ने कभी भी अपनी ज़ात के लिए ना पहले कहा ना अब कहेंगे। उन्होंने इस मुल्क का सोचते हुए कहना है कि आपने इन तरामीम को किसी सूरत नहीं होने देना। हुकूमत जाती है तो जाए, आपको डी चौक पहुँच के या जहाँ भी है आपको भरपूर एहतजाज करना है। इमरान खान की उस एहतजाज की काल से डरते हुए इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाएगी। ये मेरा तजिया था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। देखते रहिए चैनल 121।